बली की। तो ये बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। सरकार बनेगी और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम आने नहीं देंगे। Not only will bring it back, we will take care of Okligas and Lingayas also. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। देश भर के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबका पड़ाव कर्नाटक के किसी न किसी शहर, किसी न किसी इलाके में नजर आता है। चाहे धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे जातियों को अपनी ओर रिझाने की बात हो, ये सारे मुद्दे तो राजनेताओं के लिए हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या है? कर्नाटक पर पेश है श्वेत पत्र। कई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। डेफिनेटली ये जो स्टैंड उन लोग रखा है, पहले से जन्म से कांग्रेस का एंटी हिंदू उन लोग का स्टैंड है। ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। हरियाली आंसू बहाते हो। बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रहार की शक्ल में भ्रष्टाचार पर वार प्रचार है। आज भी कांग्रेस की पहचान 85% कमीशन खाने वाली पार्टी की है। भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको ये बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। नुकीली नोक-झोंक है, तलवार की धार सी तीखी तकरार है। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय वो कांग्रेस के ऊपर हमला करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने से उनको वोट मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, मठ, हट, हिंदू मुस्लिम, जात जमात, सत्ता का हिसाब हिजाब सब चुनावी हथियार है। बजरंग बली की। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। यहाँ प्रचार किया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आरक्षण को उन्होंने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। बीजेपी की जो बम्बई गवर्नमेंट 4% जो 2B रिजर्वेशन निकाली है मुस्लिम्स का, इसके खिलाफ हम इसको कंडेम भी करते हैं और इसके खिलाफ पूरे स्टेट वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है, पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ। मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की दरकार है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। जब आप या कर्नाटक की कोई और महिला कर्नाटक की बसेस में जाएंगी, वो 1 रुपया 1 पैसा अपनी जेब से नहीं देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भाजपा सरकार बनेगी तो युगादी, गणेश चतुर्थी और दिवाली में 1-1 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। कर्नाटक की राजनीति के 4 दशकीय इतिहास में सत्ताधारी दल ने कभी दोबारा लगातार सत्ता में वापसी की नहीं। बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए करो या मरो का समय, जेडीएस के सामने अपनी सियासी जमीन बचाए रखने की चुनौती। बीजेपी की हुंकार है, कर्नाटक में फिर से कमल सरकार है।
आकर्षण का द्वार तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी वहां सरकार कर्नाटक में हमारी बन चुकी है। चाहे येदियुरप्पा जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे आज बसवराव जी मुंबई का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी विकास कार्य वहां किया है उसका प्रभाव कर्नाटक की जनता पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने भरा दम, कर्नाटक का किला जीतेंगे हम। मैंने कहा कि बीजेपी ने आपकी पिछली सरकार चोरी की, इस बार भी चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवानी है। सारी शक्ति अभी भी आपके हाथों में है। चुनाव में सही पार्टी को वोट दो, सही सरकार बनाओ। जनता का अपना प्लान, 10 मई को किन मुद्दों पर होगा मतदान? उनमें सब सैटिस्फाइड है। यस, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ। अच्छा, मोदी के लिए? मोदी के लिए मैडम हम डेवलपमेंट देखते हैं पहले, और हमारा डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा कौन अच्छा काम करता है, कौन अच्छा बिहेवियर करता है, वैसा। अच्छा, तो कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम। चुनावी मौसम में सियासत का ये अंदाज लाजमी है, लेकिन वोट जनता का है, मत जनता का है। सवाल कई हैं। क्या लौट पाएगी सत्ता में फिर से बीजेपी? क्या कर्नाटक में चलेगा मोदी मैजिक? शिव कुमार सिद्धरमैया पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया? जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट? आखिर कौन होगा कर्नाटक का किंग? हनुमान जी पर उठा विवाद कर्नाटक की सीमाओं से बाहर भी जाता दिख रहा है। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में पीएफआई का मुद्दा भी गर्म है। कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो धर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। कर्नाटक के मन में क्या है? मुद्दों की जमीन पर जनता का मिजाज दिखाएंगे। कर्नाटक चुनाव में क्या हो सकती है नतीजों की तस्वीर कर्नाटक के लोगों के नजरिए से बताएंगे। कर्नाटक में मठों का राजनीतिक रसूख और इनका महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर जाति या उपजाति का अपना एक मठ, और वहां से जो भी कहा जाता है उसका पालन उससे जुड़े हुए लोग जरूर करते हैं। शायद इसीलिए आप राजनेताओं की होड़ चुनावों के समय कम से कम मठों की ओर जरूर देखेंगे। कर्नाटक चुनाव में सत्ता हो या विपक्ष, हर किसी की सियासत मठों के इर्द गिर्द हमेशा से घूमती रही है। सभी राजनीतिक दल मठों में जाकर संतों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक और बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो राजनीति चलाने के लिए धर्म का सहारा लेती है, तो कांग्रेस और जेडीएस भी मठों के जरिए ही चुनाव पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धगंगा मठ का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह श्री आदि चुंचनगिरी मठ का दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा भी तुमकुरू, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिलों में कई मठों में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मठों का महत्व इतना क्यों होता है? कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोक्कलिगा समुदाय के लगभग 150 मठ, जबकि कुरुबा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। इन 3 समुदायों के राज्य में करीब 38% वोटर हैं और वो किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए चुनाव से पहले पार्टियां इन्हें साधने में लगी। मठों का रोल बहुत बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और आप देखेंगे कि ये जितने भी वहाँ के नेता हैं सब मठों को काफी अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं।
कर्नाटक में सिद्धगंगा और सुत्तूर मठों को काफी प्रभावशाली माना जाता है। वीरशिव और लिंगायत समुदाय के बीच इन मठों की काफी मान्यता है। हावेरी में कुरुबा समुदाय के लोगों में कनक गुरु पीठ को लेकर काफी मान्यता है। कुरुबा समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। चित्रदुर्ग में मुरुगा मठ की काफी मान्यता है, जो छोटी जातियों के लिए महत्वपूर्ण है। उडुपी में श्री कृष्ण मठ की काफी मान्यता है। श्री राम मंदिर का समर्थन करने की वजह से बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा सियासी केंद्र है। वहाँ पे दो जाति जो सबसे बड़े हैं, वोकलिगा और लिंगायत, इनके मठों में ये जो भी कहते हैं ये इनकी बातें सुनी ही जाती है। और इनका भी जब जो भी जिस तरफ ये अपने मत देते हैं वही पार्टी आमतौर पे पावर में आती है। तो अब देखा है, जैसे पहले आपने देखा येदियुरप्पा थे, अभी बीजेपी में जो है नेता, वरिष्ठ नेता, वो जब छोड़ के गए लिंगायत के वोट सब चले गए थे, और जब वापस आए तो फिर भाजपा ने सरकार बना लिया है। कर्नाटक में मठों का वर्चस्व 80 के दशक में शुरू हुआ था। 1983 में पहली बार लिंगायत मठों ने जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े का समर्थन किया। हालांकि जनता दल स्थायी सरकार देने में नाकाम रही। 1987 में लिंगायत मठों ने कांग्रेस के वीरेंद्र पाटिल को सपोर्ट किया, पर वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर ही सीएम पद से हटा दिया। 2008 में लिंगायत मठों ने बीजेपी के येदियुरप्पा को सपोर्ट किया। उनके सीएम पद से हटने के बाद 2013 के चुनावों में बीजेपी को हार मिली। कुरुबा मठों ने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने समुदाय के सिद्धरमैया को समर्थन दिया था। मठ तो है बट इतने असरदार नहीं, वहां पे सरकार बदलती गई है। आपने देखा है कोई एक पार्टी कभी अपने 2 बार सरकार में नहीं आई है। एक ही बार बहुत पहले देवराज उर्स की शायद आई थी एक बार, मगर उसके और ये रामकृष्ण हेगड़े की आई थी। उसके बाद कभी भी किसी भी सरकार एक ही पार्टी की निष्पक्ष की नहीं बनी। कर्नाटक के मठों को राज्य के पावर सेंटर माना जाता है। अलग अलग मठों को अलग अलग जाति के लिए लोग फॉलो करते हैं। हर समुदाय के वोटों को प्रभावित करने की ये ताकत रखते हैं। कर्नाटक चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी बाकी कई राज्यों में अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती है, लेकिन कर्नाटक वो राज्य है जहां पर आरोप भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही है। पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर देश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि मोदी जी हैं और उनके संज्ञान मेरी बात आ गई तो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस इसी पॉलिसी को अख्तियार करती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी भले ही अन्य राज्यों या केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पर आक्रामक रहती हो, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ही बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस मुख्य मुद्दे के तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है और उसका नारा है 40% कमीशन सरकार। भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल करके बीजेपी ने आपकी सरकार आपसे चोरी की। उसके बाद 3 साल के लिए उन्होंने आपको हर चीज में लूटा। आज कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछो 40 का क्या मतलब होता है, वो आपको बताएगा 40 का मतलब 40% कमीशन जो बीजेपी के लोगों ने हमसे चोरी किया है। हम इस आरोप का बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं। दरअसल
राज्य कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम ऑफिस को खत लिखकर टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अप्रैल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता ने एक वरिष्ठ मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फिर पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई। मार्च 2023 में लोकायुक्त ने बीजेपी विधायक को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार में एंट्री की तो उन्होंने भ्रष्टाचार के इस आरोप पे कांग्रेस को ही घेर लिया। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से परे तीनों पार्टियों की ओर से हम आपको क्या क्या वादे किए जा रहे हैं इन चुनावों में, वो भी सुना देते हैं। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको हर महीने 3,000 रुपए सरकार देगी और जिसका डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने सरकार देगी। भाजपा सरकार बनेगी तो युगादि, गणेश चतुर्थी और दिवाली में 1-1 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। गरीबों के लिए प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाए जाएंगे। बीपीएल परिवार को मोदी जी 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि उसे एक पैन कर्नाटक पार्टी नहीं माना जाता है, एक जाति के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। इन चुनावों में बीजेपी उन इलाकों में भी बढ़त बनाना चाहती है जहां पर ट्रेडिशनली वो नहीं रही और इसके लिए उसकी तैयारियां आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से, साल से ऊपर से है। कर्नाटक की राजनीति के बीते 15 वर्षों में बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, लेकिन कुर्सी की कश्मकश कभी आसान नहीं रही क्योंकि बहुमत अपने दम पर नहीं मिला। 2008 में 110 सीटें बीजेपी को मिली जो बहुमत से 3 कम थी। इस दौरान 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया, येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार। 2018 में बीजेपी को 104 सीटें मिली। 1 साल विपक्ष में बैठना पड़ा। बाद में प्रतिद्वंदियों के दल बदल के बाद बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पहले येदियुरप्पा और फिर बसवराज बोम्मई। सारी लड़ाई वोट बैंक और कर्नाटक में पार्टी के पूर्ण नेतृत्व को लेकर है, जहां बीजेपी अब भी संघर्ष की स्थिति में दिखती है। जनता जनार्दन का आदेश हमारे सर आंखों पर। मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपने यहां पर सदैव राष्ट्रवाद का साथ दिया है। आज फिर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की गवर्नमेंट ला करके राष्ट्रवाद की इस ज्वाला को घर घर तक पहुंचाने में आप अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, कर्नाटक के चुनाव के बाद देश का चुनाव आने वाला है। यहां एक बार भाजपा को जिता दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी को सबसे बड़ा साथ लिंगायत वोटर्स का मिलता है, लेकिन बीजेपी को बीते नतीजे ये संकेत दे चुके हैं कि अन्य जाति समूह का साथ आना भी जरूरी है।
तटीय कर्नाटक में हिजाब हलाल का मुद्दा गर्म है। बीजेपी को यहां ध्रुवीकरण के चलते लाभ मिल सकता है, लेकिन अन्य जगहों पर यही मुद्दा नुकसान भी पहुंचा सकता है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के कई प्रयोग भी किए हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक में डबल इंजन की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार बनेगी, जो वहां के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अनाप शनाप बोलते हैं, चुनाव हार रहे हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। रोजगार के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते, और महंगाई रोकने के नाम पर वोट मांगे। है हिम्मत मांगने की। हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश की तरक्की के विकास के नाम पर मांग करके देखें। कांग्रेस के पास सिद्धरमैया के रूप में कद्दावर नेता है, जिनकी अच्छी पकड़ अहिंद कहे जाने वाले समूह पर मानी जाती है। अहिंदा का मतलब कर्नाटक में अ से अल्पसंख्यक, ही से हिंदू में पिछड़े वर्ग और द से दलित। सिद्धरमैया ओबीसी हैं, खड़गे दलित और शिव कुमार वोक्कलिगा समुदाय के नेता। कांग्रेस के मजबूत जातिगत गठजोड़ को टक्कर देने के लिए बीजेपी कर्नाटक के हर वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गरज रहे हैं। कर्नाटक में गुरु गोरखनाथ को मानने वालों की भी बड़ी संख्या मानी जाती है। एक और कांग्रेस के द्वारा पिछले 55-60 वर्षों में कांग्रेस का फेल्ड इंजन था, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार कार्य करके आपको परिणाम दे रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, ताकि वो इस बार पूर्ण बहुमत पा सके। कांग्रेस भी इस कोशिश में जुटी है और हर दांव आजमा रही है। मुकाबला कड़ा है। पिछले साल जब हिजाब को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ तो बहुत राजनीतिक घमासान मचा, और उसी समय ये स्पष्ट हो गया था कि कर्नाटक चुनाव में ये मुद्दा अहम रहेगा। लेकिन इसके साथ ही जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना रुख साफ किया, तो ध्रुवीकरण ने एक नया आयाम हासिल किया। बजरंग बली की। गरीब को नौकरी नहीं है, प्रधानमंत्री बोल रहे मेरे को गाली दे रहे। सारी शक्ति अभी भी आपके हाथों में है। चुनाव में सही पार्टी को वोट दो, सही सरकार बनाओ। खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे। वैसे तो कर्नाटक चुनाव में कई मुद्दों पर घमासान छिड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम आने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। They themselves have withdrawn. The reservation issue is only a tip of the iceberg. What they are trying to give chocolates to all sections of the people. इन्होंने आरक्षण की बात की, इस पे भी धोखा दिया, लेकिन केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो 9 शेड्यूल में डालना पड़ता है वो उन्होंने डाला नहीं। तुष्टिकरण कर रहे हैं। किसका लोगे? 4% वोकालिंगा का लोगे? किसका लोगे? लिंगायत का वोट लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? एसटी का रिजर्वेशन लोगे? हाल ही में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने ओबीसी श्रेणी में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। उधर धर्म आधारित आरक्षण बताते हुए मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म किया गया, और इधर लिंगायत और वोक्कलिगा समुदायों के लिए आरक्षण 2% बढ़ा दिया। विपक्ष को वार का मौका मिला। Earlier there was a big problem. I think they could not satisfy any of this section. Taking out 4%, Vokkaligas was asking for 15-16%, Lingayats was asking for 16%. They asked for a 2A, that has not been done. Ultimately, the minorities have gone to the general group. I think all sections they have lost. इधर फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में सरकार बनने पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। Is there any report from the Permanent Backward Commission to abolish 4% of reservation to Muslims? Or any verdict from the High Court or the Supreme Court to abolish this 4%? We will bring it, not only we will bring it back,
will take care of Vokaligas and Lingayats also. हालांकि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने मुसलमानों का धर्म आधारित आरक्षण खत्म करके उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिए जा रहे 10% आरक्षण की श्रेणी में रखा है। कर्नाटक सरकार ने ये 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर SC, ST, वोकलिगा और लिंगायत चारों बड़े समुदाय को, मतलब OBC, ये सभी समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। तो जो स्पेशल राजनीतिक फायदा लेने के लिए स्पेशल फेवर थी उसको हमने समाप्त किया है, संविधान को ऑर्डर में लाने का काम किया है और जिनका अधिकार था उनको देने का भी काम किया। देश में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये 5 राज्य दक्षिण भारत में ही हैं। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दरअसल आरक्षण का ये पूरा गणित क्या है, ये भी समझिए। कर्नाटक में करीब 40 सीटों पर मुस्लिम वोट जीत हार तय करते हैं। करीब 20 से 23 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 13% है। 19 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 30% से अधिक है। 2018 में 7 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कर्नाटक में अब तक मुसलमानों को OBC कैटेगरी में 4% आरक्षण मिल रहा था और यहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। राज्य सरकारें राज्य के मुसलमानों को पिछड़ा मानती थी, इसीलिए उन्हें OBC की श्रेणी में 4% आरक्षण दिया गया था। मुसलमानों से आरक्षण वापस लिए जाने से पहले कर्नाटक में कुल आरक्षण की क्या स्थिति थी, ये समझिए। श्रेणी 1 में आने वाले पिछड़े वर्ग के लिए 4% आरक्षण था। श्रेणी 2A में आने वाले OBC के लिए 15% आरक्षण। श्रेणी 2B में आने वाले मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण। श्रेणी 3A में आने वाले वोक्कालिगा के लिए 4% आरक्षण। श्रेणी 3B में आने वाले लिंगायत, पंचमशली लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाइयों को 5% आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण। अनुसूचित जनजाति 3 के लिए 3% आरक्षण था। कुल मिलाकर कर्नाटक में 50% आरक्षण था। अब बीजेपी सरकार ने इसे खत्म कर दिया और ये 4% आरक्षण वहां के 2 बड़े वर्गों में बांट दिया गया। इनमें एक वर्ग है लिंगायत समुदाय का, जिसे OBC की श्रेणी में अब तक 5% आरक्षण मिल रहा था, जो अब बढ़कर 7% हो गया है। दूसरा वर्ग है वोक्कालिगा समुदाय का, जिसे OBC की श्रेणी में अब तक 4% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण खत्म होने के बाद ये 4% से 6 हो गया है। लेकिन कर्नाटक में कुल आरक्षण की सीमा जो 50% हुआ करती थी, वो अब 57% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यों के अंदर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैसूरू एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर परंपरा, संस्कृति, इतिहास का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, और इसीलिए जब यहाँ पर आप अलग अलग पार्टियों का प्रचार देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हर पार्टी अपनी छवि ऐसी बनाना चाहती है जिसके जरिए वो यहाँ के लोगों को ये संदेश दे पाए कि पार्टी यहाँ की संस्कृति से किस तरीके से जुड़ी हुई। इसलिए सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। गोली चली थी टीपू पर भी, मगर टीपू झुका नहीं, शहीद हो गया देश के लिए। सियासत को अंदाजा है कि चुनावों में गड़े मुर्दों की क्या कीमत होती है। एक जनज्वार उठता है और एक मुद्दा वोटों की फसल उगा देता है। कर्नाटक चुनावों में टीपू सुल्तान वैसी ही कहानी है जो राजनीति को बहुत भा रही है। कर्नाटक का पुराना इतिहास नए सिरे से सामने आ रहा है। कर्नाटक, जिसका इतिहास नंदवंश, मौर्य वंश से लेकर राजा कृष्णदेव राय से होते हुए हैदर अली और टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों तक जाता है, लेकिन चुनावी घड़ी है तो इसकी सुई एक सांस्कृतिक मुद्दे की शक्ल में टीपू सुल्तान पर आकर टिक गई। टीपू सुल्तान की लेगेसी का मुद्दा और हिस्ट्री का मुद्दा पूरा चल रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस कहती है कि जो पोलराइजेशन, जो धर्म की राजनीति है, वो तो बीजेपी कर रही है। कतई नहीं, ऐसी राजनीति बीजेपी ने कभी नहीं की है।
और न ऐसी राजनीति हम करेंगे कभी। मैंने कहा ना कि इंसाफ और इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, यही हमारी राजनीति का आधार है। एक वर्ग मानता है कि टीपू सुल्तान देश के लिए लड़े और स्वतंत्रता सेनानी का उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। मोदी जी आप भूल जा रहे हैं कि गोली चली थी टीपू पर भी, मगर टीपू झुका नहीं, शहीद हो गया देश के लिए। एक वर्ग कहता है कि टीपू स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि धर्मांतरण और मंदिरों के ध्वंस के दोषी थे। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतिहास की किताबों में लिखा है कि 1782 में टीपू सुल्तान तब के मैसूर राज्य, जो कि आज कर्नाटक है, के बादशाह बने। उनके पिता सुल्तान हैदर अली ने उन्हें शेर मैसूर की उपाधि दी। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में मौत हो गई। पर कर्नाटक में एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि निंजागौड़ा और उड़ीगौड़ा ने मारा था। ये दोनों वोक्कालिगा समुदाय के वीर थे। वोक्कालिगा समुदाय कर्नाटक राजनीति में प्रभावशाली है और इससे जुड़े लोग आमतौर पर कांग्रेस या जेडीएस के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। बीजेपी की पकड़ लिंगायत समाज पर है, जिसके नेता येदियुरप्पा हैं। वोक्कालिगा वोट भी अगर बीजेपी की तरफ आता है तो जीत की राह आसान हो सकती है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक रैली के लिए स्वागत द्वार बनाया गया तो उसके ऊपर निंजागौड़ा और उड़ीगौड़ा के योद्धा रूप में तस्वीरें लगाई गई थी। टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में गर्मागर्मी नई बात नहीं है। शिवमोगा में टीपू सर्कल को जब सावरकर सर्कल किया गया तो उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर कुछ लोग टीपू सुल्तान के होर्डिंग्स लगाने लगे। इसके जवाब में वीर सावरकर के समर्थक आए। जमकर 2 गुटों में हंगामा हुआ, राजनीति भी हुई। मौजूदा चुनावों की गर्मी में टीपू का मुद्दा अंगारों सा धधकता है। येडियुरप्पा जी ने वादा किया था, हमारे सरकार आने के बाद पहले निर्णय होगा वो टीपू जयंती सेलिब्रेशन को कैंसिल करेगा। येडियुरप्पा जी ने निर्णय लिया है टीपू जयंती सेलिब्रेशन को कैंसिल करना। ये कोई मुसलमान लोगों ने और नेताओं ने टीपू जयंती सेलिब्रेशन को मांग नहीं किया था। सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए सिद्धारामैया ने किया, वो गलत था। मुद्दा भावनाओं का है और भावनाएं राजनीति में केवल वोट नहीं बल्कि वोट बैंक तैयार करती है। किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, 13 मई के नतीजों के साथ सामने आएगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव याद करिए और ये याद करिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक सरकार और फिर दूसरी सरकार की उथल-पुथल नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार ये दबाव भी है कि वो हर क्षेत्र में अपना दबदबा, अपनी पैठ बना सके। उन जगहों को भी वो भेद पाए जहां पर अभी तक उसके कैंडिडेट जीत नहीं पाए हैं। ऐसे में हम आपको समूचा मैसूर क्षेत्र भी समझाते हैं। हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, हर हमेश तैयार है और आपके आशीर्वाद ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। ये आपके आशीर्वाद आपकी सेवा के लिए हमें शक्ति देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अपनी सबसे ज्यादा ताकत ओल्ड मैसूरू में ही झोंकी, क्योंकि यहाँ पर जीत हार से ज्यादा एक एक सीट का महत्व वो अच्छी तरह समझते हैं। ओल्ड मैसूरू को बीजेपी या कांग्रेस से अधिक जेडीएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ जेडीएस नंबर 1, कांग्रेस नंबर 2 और बीजेपी नंबर 3 की पार्टी रही है। ओल्ड मैसूर रीजन में 10 जिले आते हैं। इन जिलों की विधानसभा सीटों में से जेडीएस के पास 26, कांग्रेस के पास 19, बीजेपी के पास 14 सीटें।
यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस वोक्का-लीगा प्रभावशाली रीजन में अगर पिछले चुनाव में बीजेपी 14 सीटें जीत गई तो इस चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार राज्य की बीजेपी सरकार ने वोक्का-लीगा समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए उनका आरक्षण भी बढ़ा दिया। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है और आपने यह दृश्य अपनी आंखों से सामने स्वयं देख लिया है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों के लिए ये क्षेत्र कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, पूर्व सीएम कुमारस्वामी और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ओल्ड मैसूर क्षेत्र से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में 67 सीटें आती हैं और यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जेडीएस की सीटें बढ़ी तो नुकसान बीजेपी या कांग्रेस का, कुल मिलाकर सरकार किसकी बनेगी उसके लिए इस क्षेत्र का नतीजा काफी हद तक महत्वपूर्ण होगा। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।